हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी कोई अच्छे होंगे। पिछले कई दिनों से मेरा क्लास रुक गया था क्योंकि बहुत सारे मुश्किलें थी, बहुत सारे चीज़ें की वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। आज से कोशिश किया जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि क्लास कंटिन्यू किया जाएगा। देखो पिछले क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा उसको याद कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें बाबर के बारे में और शेर शाह सूरी के, यानी शेर शाह सूरी जो अफगान शासक था, मुगल वंश तो था नहीं। ये सारी चीज़ें मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने हुमायूं को बताया था कि हुमायूं जो है युद्ध हार जाता है। कौन सा? चौसा और बेलीग्राम की लड़ाई। जो बच्चे ये कहानी नहीं जानते होंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जाकर आसानी से देख सकते हैं। मैं फास्ट ये जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले क्लास में इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, आज के क्लास से में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास शुरू करते हैं। तो मैं हूँ अलग गिरवल और आप क्या देख रहे हैं, अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 0 है। ठीक है, आज ध्यान से देखेंगे तो अकबर के बारे में पढ़ना। अकबर के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई एग्जामों में कई तरह से क्वेश्चन, ये अकबर जो टॉपिक है इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। किसी भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन उठाकर देख लो, उसमें अकबर से एक न एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। और मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक मैं एग्जाम व्यू से ज़्यादा पढ़ाता हूँ। मुझे आप लोग को इतिहासकार बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतिहासकार आपको बनना है तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इतिहासकार बनने के लिए। यहाँ जो है मेन टॉपिक लिखा जाता है ताकि आप एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको समझ सके और किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते इसको समझ सके। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो कहानी है उसको कभी डिटेल से फिर कभी समझा दिया जाएगा। फिर से कभी इतिहास को शुरू करूँगा तो उसमें सिर्फ कहानी सुना दूंगा। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम व्यू से है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अकबर जो है, जैसे कि पिछले क्लास में जो मैं बताया था, थोड़ा सा उसको याद कर लेंगे। हुमायूं जो है चौसा और बेलीग्राम यानी कन्नौज की लड़ाई के बाद, हारने के बाद, यानी किससे हारता है? शेर शाह सूरी से। हारने के बाद वो भागने लगता है। भागते हुए वो जाता है तो कहाँ जाता है? पंजाब के एक जगह है अमरकोट। अमरकोट के राजा हैं बीरसाल। याद रखना, अमरकोट के राजा कौन है? राजा बीरसाल। किसके दोस्त हैं? हुमायूं के दोस्त हैं। वहाँ पे अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को छोड़ देता है। हमीदा बानो बेगम पहले से प्रेग्नेंट थी, जहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अकबर रखा गया। समझ रहे ना? उसका जन्म कब होता है, यानी अकबर का जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहाँ पे जन्म होता है? अमरकोट के राजा बीरबल के दरबार में होती है। समझ रहे किस पर है? वहाँ पे अकबर का जन्म होता है। बाद में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बाद में जो हुमायूं जो है 1555 ईस्वी में फिर वापस इंडिया आता है। क्यों आता है? क्योंकि उस समय सूर्यवंश यानी शेर शाह सूरी का वंश जो है कमजोर पड़ गया रहता है, उस समय उतना ताकतवर नहीं रहता है, जिसके कारण ये मौका मिलता है हुमायूं को, फिर वापस भारत में आता है और एक युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध? मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है। और दूसरा सरहिंद का युद्ध। उसी सरहिंद का युद्ध जो है, कहा जाता है कि इस युद्ध ने फिर से मुगलों को वापस सत्ता में आने की मौका दे दिया। समझ रहे किस पर है? तो एक मच्छीवाड़ा का युद्ध इसलिए मैं बता रहा हूँ कि याद रखना कि मच्छीवाड़ा के युद्ध में पहली बार अकबर भी अपने बाप के साथ गया था युद्ध लड़ने के लिए। समझ रहे ना? हालांकि उस समय बहुत ही छोटा था युद्ध, क्या है उस समय 12 साल का ही था। समझ रहे? तो युद्ध लड़ने गया था तो जाहिर सी बात है कि वो तो लड़ तो नहीं रहा होगा, क्योंकि छोटा सा बच्चा क्या लड़ेगा, वो देख रहा होगा। समझ रहे ना? ऐसे भी राजा महाराजा लड़ते कहाँ थे, अपने सेनापति को आगे बढ़ा देते थे। समझ रहे ना? तो पूछेगा कि अकबर का जीवन का पहला युद्ध कौन सा था? तब मच्छीवाड़ा के युद्ध 1555 ईस्वी में। उसी साल सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में ही, जिसके बाद हुमायूं जो है फिर से दिल्ली पर शासन करने लगता है। दिल्ली पर शासन करता है कब? 1555 ईस्वी में फिर से दोबारा पुनः। और एक साल ही मात्र शासन करता है 1556 ईस्वी में। उसी समय हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब देखो, अभी तो जस्ट बाहर से आया था, आके दिल्ली में शासन करना शुरू किया था और फिर मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु होती है? तो याद रखना, दिन पना लाइब्रेरी से गिर जाता है। देखो, लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था या उतर रहा था, जो भी कर रहा था, उस सीढ़ियों पर से उलट के गिर गया, नीचे गिर के मर गया हुमायूं। समझ रहे ना? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसकी मृत्यु अचानक से हो गई? हुमायूं की मृत्यु हुई थी दिन पना लाइब्रेरी से गिरने के बाद। उस समय जो अकबर जो था ना, कलानौर का शासक था, यानी कलानौर यानी एक पंजाब का सूबेदार पहले था, उसके बाद कलानौर का शासक बना। समझ रहे? वहीं पर वो क्षेत्र पर ये शासन कर रहा था अकबर। समझ रहे? तो जैसे ही अकबर को मालूम चलता है, या अकबर के एक सेनापति था, उसका नाम था बैरम खां। बैरम खां कौन था? तो अकबर का अंगरक्षक यानी कि संरक्षक था। संरक्षण मतलब क्या होता है? उसका प्रोटेक्शन देने वाला, उसको बचाने वाला, सुरक्षा देने वाला। ये हुमायूं बैरम खां को बनाया था अकबर का संरक्षण, क्योंकि बैरम खां बहुत ही खतरनाक योद्धा था, मतलब जबरदस्त टाइप का था, मजबूत बलवान था। ठीक है, युद्ध नीति जानता था बेहतर तरीका से, इसीलिए वो अकबर का अंगरक्षक बना हुआ था। समझ रहे ना? तो जब इसको मालूम चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, अब वो सोचता है कि अभी तो एक साल ही हुआ था, फिर से हुमायूं दिल्ली पर शासन करना शुरू किया था, फिर मर गया।
तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो दिल्ली को हड़पने की कोशिश करेगा ना। तो आनन फानन में यानी जल्दीबाजी में क्या करता है बैरम खां क्या करता है, उसी कलानौर में उस क्षेत्र में क्या करता है, ईंट का एक सिंहासन बनाता है, ईंटा का सिंहासन बनाता है। और ईंटा का सिंहासन बना के, ईंट का सिंहासन बना के उस पर अकबर को बैठा देता है और अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। समझ रहे हैं किस तरह है? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ होता है? कलानौर में होता है, ईंट के सिंहासन पर बैठा किया जाता है। ये घटना होती है 10 फरवरी 1556 ईस्वी को। अगले दिन ही 11 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खां और अकबर दोनों पहुंच जाते हैं कहाँ? दिल्ली में। और दिल्ली के सम्राट घोषित कर दिया जाता है अकबर को तुरंत जल्दी ही, ताकि लोग को खबर लगे, यानी अगल बगल राज्य को खबर लगे कि हुमायूं मरा है, उससे पहले अकबर को मतलब दिल्ली सम्राट का शासक यानी मुगल वंश का अगला शासक घोषित कर दिया जाए, ताकि दूसरा कोई आने से पहले डरे। लेकिन कुछ ही महीना बाद 5 नवंबर 1556 ईस्वी को ही हेमू जो है अकबर यानी दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। हेमू के बारे में सुन लो, हेमू एक हिंदू शासक था, बहुत ही ताकतवर शासक था, बहुत ही बेहतरीन शासक था, समझ रहे ना। वो आदिल शाह एक नाम का शासक था, उसी के एरिया में रहता था, समझ रहे ना। लेकिन हेमू जो है ना अपने जीवन काल में मान के चलो तो कोई युद्ध हारा ही नहीं था, लगभग 22-23 से ज़्यादा युद्ध लड़ चुका था और सभी के सभी युद्ध जीत चुका था। हेमू बहुत ही ताकतवर शासक था। जब हेमू दिल्ली की तरफ बढ़ा ना तो समझ जाओ कि ये मुगल शासकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, समझ रहे ना। इधर से अब बताओ, इधर से मुगल की तरफ से कौन जाएगा? जाहिर सी बात है अकबर तो जाएगा नहीं। क्यों? अकबर का जब राज्याभिषेक होता है ना, यानी दिल्ली का जब सम्राट बनता है ना, तो पता है कितने साल का रहता है? 13 साल 4 महीने का मात्र रहता है। यानी 13.5 साल का बच्चा युद्ध में क्या करने जाएगा? और जाएगा भी तो क्या करेगा? लड़ेगा थोड़े, खड़ा होकर देखबे ना करेगा, है घोड़ा बैठ के सूरत देखेगा टुकुर टुकुर, और क्या करेगा? तो इधर से अकबर की तरफ से बैरम खा जाता है, ठीक है। और उधर से कौन बढ़ता है? हेमू बढ़ता है, समझ रहे हैं। दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हेमू अगर जीत जाता है तो दिल्ली का शासक बन जाएगा, दिल्ली सल्तनत उसके अंडर आ जाएगा। और बैरम खां को जितना इसलिए जरूरी था क्योंकि हार जाता तो अभी तो हुमायूं जस्ट फिर से दिल्ली सौंपा था उसको, यानी अकबर को, समझ रहे ना। तो दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी ये लड़ाई। दोनों की भीड़ कहाँ होती है? दोनों की मुठभेड़ यानी कि दोनों की मुलाकात कहाँ होती है? पानीपत में। पानीपत जगह, ये जगह कहाँ है? हरियाणा में। मैं पहले ही बता चुका हूँ। पानीपत के प्रथम युद्ध से ही बाबर ने भारत में पूरी तरह से कब्जा करना शुरू किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, और पानीपत का दूसरा युद्ध जो 1556 ईस्वी में हो रहा है वो किसके में हो रहा है? हेमू और बैरम खां के बीच में हो रहा है, समझ रहे ना। हेमू और बैरम खां, ये कभी कभी पूछ देता है हेमू और अकबर के बीच में, क्योंकि बैरम खां अकबर का ही ना सेनापति था, बाद में वजीर बन जाएगा, सुनना ध्यान से। जब वो लड़ने जाता है लोग, तो जाहिर सी बात है कि हेमू तो कभी हारा नहीं था, तो युद्ध बड़ी भयानक तरीके से हो रही थी, समझ रहे ना। हेमू बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था मुगलों पर, मुगलों के एकदम छक्का छोड़ा दिया था, मार मार के लोगों की हालत खराब कर दिया था हेमू, समझ रहे ना। और हेमू इतना ज़्यादा ताकतवर था ना कि मैं पहले अभी जस्ट बोला हूँ, जैसे कि आदिल शाह उसको विक्रमादित्य बोलते थे। क्या बोलते थे? आदिल शाह उसको विक्रमादित्य, यानी ये कभी हारता ही नहीं है, समझ रहे ना। तो हेमू मुगलों पर भारी पड़ रहा था, मुगलों को पराजित कर रहा था और अंधाधुंध उनके सैनिकों को मारे जा रहा था, ठीक है। लेकिन पता नहीं इत्तेफाकन या धोखे से हो सकता है, पता नहीं कैसे, एक तीर जो है हेमू की आंख में आके लग जाती है, समझ रहे ना। अब हो सकता है कोई धोखा से मार दिया होगा, लड़ाई चल रहा है, उधर से साइड से कोई मार दिया होगा, समझ रहे ना। होता है कभी कभी, ये सब युद्ध में बहुत ज़्यादा मिलेगा कि धोखे से मार देना, ये बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। या इत्तेफाकन समझो कि मुगलों की दीन अच्छी थी, यानी इनका नसीब अच्छा था, जो हेमू की आंख में तीर लग जाती है। और जाहिर सी बात है आंख में तीर लग जाएगी तो कोई तो बचेगा तो नहीं, बुरी तरह से घायल हो जाएगा। जब ये हेमू की आंख में तीर लगती है तो हेमू के जितने भी सैनिक थे वो मतलब तीतर बितर बिखरने लगते हैं, वो डर जाते, देखते हैं कि हमारा जो सेनापति यानी हमारा जो हेड जो है उसी की आंख में तीर लग गया, ये तो घायल हो गया, अब कौन लड़ेगा युद्ध। तो जाहिर सी बात है, देखो किसी भी युद्ध में जो मेन हेड होता है ना, सेनापति होता है ना, अगर वो मर जाता है ना या उसकी हालत खराब हो जाती है ना, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे खड़े सेना भी डर जाते हैं, समझ रहे ना। तो हेमू के जब आंख में तीर लगती है, बुरी तरह से जब घायल होता है, तो जाहिर सी बात है उसकी सेना भी कमजोर पड़ी जाएगी, जिसका फायदा कौन उठा लेता है? बैरम खां, समझ रहे ना। और युद्ध जीत जाता है, पानीपत का सेकंड युद्ध जीत जाता है 1556 ईस्वी जो युद्ध होती है। उसके बाद 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक जो अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में रहता है, यानी बैरम खां उसकी प्रोटेक्शन करता है, जो भी युद्ध लड़ना रहता है, जो भी क्षेत्र हड़पना रहता है, सब बैरम खां करता है, अकबर बैठ के शासन करता है, समझ रहे हैं। धीरे धीरे जो है
अकबर और बैरम खां के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। कारण क्या था कि अकबर देख रहा था कि सारा काम बैरम खां ही करता है, यानी कि जितना युद्ध लड़ता है बैरम खां लड़ता है, बैरम खां की ताकत बढ़ते जा रही है, समझ रहे ना। तो उसको भी डर लगने लगा। अब मेन डराने का कारण पता है क्या था? अकबर को एक दाई पहुँचती थी, मैंने एक पालन पोषण करती, उसका नाम था महम अगम, पता नहीं क्या नाम था, यहाँ लिखे होंगे, है ना, महम अगवा नाम था, कुछ ऐसे टाइप का नाम था, समझ रहे ना। तो वो जो थी महम अनघा, अजीब टाइप का नाम है भाई, कई बार भूल जाता हूँ मैं भी। महम अनघा याद रखना, समझ रहे ना, अनघा, महम अनघा जो थी वो क्या कर रही थी, एक औरत थी, वो अकबर का लालन पोषण यानी पोस पाल के बड़ा की थी, समझ रहे ना। तो वो क्या की ना, वो चाहती थी कि अकबर जो है ना मेरे कंट्रोल में रहे। तो वो धीरे धीरे बैरम खां के खिलाफ जो ये महम अनघा थी ना, जहर बोने लगी। यानी उसने कहना शुरू कर दिया कि बैरम खां को देख रहे हो, उसका ताकत कितने बढ़ते जा रहा है, अगर अभी उसको नहीं रोकोगे ना तब भविष्य में चलकर बैरम खां तुम्हारे खिलाफ आएगा और वो दिल्ली में शासन करने लगेगा। तो अकबर को भी धीरे धीरे लगने लगा कि सही बोल रही है महम अनघा, कि बैरम खां का ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, समझ रहे। तो उसने सोचा कैसे इसको हटाया जाए बैरम खां को। तो उसने क्या किया, एक बार उसको बैरम खां को किसी काम से दूसरी जगह भेज दिया। जैसे बैरम खां वहाँ गया तो दिल्ली में उसको जो वजीर जो था, मतलब वजीर था कौन, ये बैरम खां ही था। जैसे उसको दूसरी जगह भेजा गया ना, तो बाद में अकबर ने क्या किया, दूसरे किसी को वजीर घोषित कर दिया और उसको क्या किया, बोला कि आप वापस मत आइएगा, और नहीं तो आइएगा तो हमसे लड़ना पड़ेगा, समझ रहा। तो बैरम खां जाहिर सी बात है कि बोलबे करेगा कि हम लड़बे करेंगे, ठीक है। तो उसने लड़ने के लिए स्वीकार कर लिया, ठीक है हम लड़ेंगे आपसे, समझ रहा है। तो उसने लड़ने के लिए 1560 ईस्वी में एक युद्ध होती है, किसके किसके बीच में, अकबर और क्या वो इसका नाम था, ये बैरम खां। उस युद्ध का नाम रखा गया तिलवाड़ा का युद्ध, 1560 ईस्वी में अकबर और बैरम खां के बीच में। यानी कि अकबर अब खुद के संरक्षण से ही लड़ता है 1560 ईस्वी में, ये तिलवाड़ा का युद्ध लड़ता है। उस युद्ध में जो है बैरम खां की हार हो जाती है। जाहिर सी बात है, मान के चलो भले ही बैरम खां बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन राजा तो अकबर ही था ना जी, सम्राट तो अकबर ही था ना। तो अकबर के साथ सेना तो ज़्यादा ही होगी, समझ रहे, तो सेना ज़्यादा थी, तो जाहिर सी बात है बैरम खां को तो हार मानना ही था। तो बैरम खां जब हार मान गया तो अकबर ने उसके पास दो शर्त रखा, या तो आप मक्का मदीना हज करने चले जाइए, या तो इस राज्य से बाहर निकल जाइए, ठीक है। तो अकबर ये बैरम खां जो था वो हज जाना ही स्वीकार किया, बोला कि अब क्या युद्ध लड़ेंगे, अब जा रहे हैं हज घूमने। जब वो हज जाने के लिए रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में एक अफगानी था, अफगान शासक नहीं अफगानी था, उसका नाम था मुबारक खां, समझ रहे ना, अफगानी था। उसने क्या किया, उसने उसके परिवार वगैरह को बैरम खां मारा होगा कभी ना कभी, बैरम खां कितनों को लोगों को मारता था, समझ रहे। तो मुबारक खां क्या किया, उसको घेर के मार दिया रास्ते में ही। किसको मार दिया, बैरम खां को। कौन मार रहा है, एक अफगानी मार रहा है, उसका अफगानी का नाम था मुबारक शाह, समझ रहे ना। उसके बाद देखेंगे तो बैरम खां की कहानी खत्म गया। बाद में 1560 ईस्वी में तो बैरम खां की कहानी खत्म। अब 60 से लेकर 62 तक, 2 सालों तक, 60 से लगभग 2 से 3 सालों तक अकबर जो है अब किसके कंट्रोल में आ गया था, महम अनघा के कंट्रोल में आ गया था। किसने, महम अनघा के कंट्रोल में आ गया था, ठीक है। ये कौन थी, ये औरत थी। इसीलिए इस 3 सालों को पता है क्या कहा गया, पेटीकोट का शासन कहा गया, या पर्दा का शासन कहा गया, या हरम दल का शासन कहा गया। ये सब चीज़ें पता है कि ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये औरत के अंडर में काम करने लगा। यानी कि जो चीज़ महम अनघा कहती थी वही अकबर करता था। और 1562 ईस्वी में अकबर की शादी हो जाती है। किससे शादी होती है, जोधाबाई से, कि जोधाबाई के साथ शादी होती है। किसका, अकबर का शादी होता है, जोधाबाई के साथ शादी हो जाती है। अब जोधाबाई जैसे ही दरबार में आती हैं तो जाहिर सी बात है एक औरत दूसरे औरत को कभी चलने देगी, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये हर घर की कहानी है। एक औरत दूसरे औरत को कभी भी नहीं चलने देगी। जैसे ही जोधाबाई आती हैं तो देखती हैं कि यहाँ तो मालिक महम अनघा बन के बैठी हुई है, अकबर तो कुछ नहीं है, ये जो बोलती है वही होता है। बोली कि ना ना ना, ऐसे शासन नहीं होगा। आते आते क्या गई, बोली कि महम अनघा का हटाओ, ये बेकार की औरत है, ये सब खाली चुगलई करती रहती है, इसको चुगलई करके उसको चुगलई करती है। तो महम अनघा से अकबर को छुड़ा देती है, इसको मतलब महम अनघा को हटा देती है, ठीक है। उसके बाद उसने 1562 ईस्वी में शादी होता है, और उसी साल ध्यान से देखना 1562 ईस्वी में दास प्रथा खत्म कर देती है ना। उनके कहने पर अकबर जो है दास प्रथा खत्म कर देता है।
तीर्थ यात्रा पर पहले टैक्स लेता था। जैसे कि मान के चलो कोई कोई तीर्थ यात्रा पर जाता था, चाहे हज करने लोग जाए, चाहे आपको केदारनाथ मंदिर जाए, है ना, बोल बम जाए, जो भी जहाँ भी जाए लोग, ये तीर्थ यात्रा में टैक्स लेता था अकबर, उसको खत्म कर दिया, समझ रहे ना। जजिया कर खत्म कर दिया। जजिया कर जैसे कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि जजिया कर सबसे पहले शुरू किसने किया था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, अरब आक्रमणकारी था, जो भारत में प्रवेश करता, उसने जजिया कर लगा देता है। जजिया कर के बारे में मैं कई बार वीडियो डाल चुका हूँ, जो बच्चे नहीं जानते होंगे जाइएगा, उसका शॉर्ट वीडियो भी डाले, जाकर आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। उस जजिया कर यानी समाप्त कर दिया जाता है, तीर्थ यात्रा पर टैक्स लो जाती है उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद दास प्रथा को भी खत्म कर देता है अकबर, ठीक है। ये सारी चीजें जस्ट ही शादी करने के बाद 1 साल के अंदर में ये सारी कहानी करता है कौन? अकबर करता है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो 1571 ईस्वी में उसने फतेहपुर सिकरी नामक एक दरवाजा बनवाता है, ठीक है। फतेहपुर सिकरी मतलब फतेहपुर सिकरी जीतने के बाद उसने एक फतेहपुर सिकरी नामक, पूछता है कभी कभी, देखो क्वेश्चन कैसे रहता है सीधे सिंपल, अकबर ने निम्न में से कौन सा बनवाया, उसमें एक फतेहपुर सिकरी रहेगा, इसको, ठीक है। या क्वेश्चन पूछ देगा फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया, तो अकबर द्वारा किया गया, समझ रहे ना, समझ रहे कि। उसके बाद देखेंगे तो 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी को जानना इसलिए जरूरी है कि 1582 ईस्वी में अकबर ने एक दीन पना तो मान के चलो कि ये तो लाइब्रेरी का नाम हो गया, दीन ए इलाही नामक एक धर्म की शुरुआत करता है, समझ रहे, दीन ए इलाही। एक नया धर्म शुरू किया था अकबर, उसमें बोला कि सभी जात धर्मों को लोग एक समान रहेंगे, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, मतलब अपना थोड़ा सा एक दिमाग लगाया, समझ रहे ना। इस धर्म को मानने वाला या एक्सेप्ट करने वाला पहला जो हिंदू कोई था तो वो बीरबल थे, जिनका ओरिजिनल नाम महेश दास था, समझ रहे ना। बीरबल ही दीन इलाही के समर्थक हुए, या माने बहुत कम लोग ही इस धर्म को फॉलो किए, बाद में खत्म हो गया, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो पूछता है क्वेश्चन कि दीन इलाही नामक धर्म की शुरुआत किसने किया, तो अकबर ने किया। कब किया, तो 1582 ईस्वी में किया, ठीक है। शुरुआत सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाले कौन थे? बीरबल थे, जिनका ओरिजिनल नाम महेश दास था, समझ रहे। आगे देखेंगे तो अकबर जो भूमि जो टैक्स लेता था वो 3 प्रकार से टैक्स लेता था। ये तीनों प्रकार को ध्यान से समझना एकदम बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूमि का टैक्स जो है अकबर 3 तरह से लेता था। पहला जो टैक्स है देखेंगे ध्यान से, तो देखो सबसे पहले तो समझ लो कि भूमि टैक्स को बोला जाता था खराज। क्या बोला जाता था? खराज। और इसका जो हेड था उसका नाम था टोडरमल। यही टोडरमल है जो शेरशाह सूरी के दरबार में भी रहता था, भूमि विशेषज्ञ, यानी कृषि विभाग का हेड यही था, टोडरमल। और अकबर के दरबार में भी इसी को हेड बनाया गया, क्या, ये कृषि विभाग का हेड बनाया गया, समझ रहे, टोडरमल को। टोडरमल याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछता है कि भूमि विभाग के हेड कौन था, तो टोडरमल ऑप्शन में रहता है ये, ठीक है। और भूमि टैक्स को क्या कहा गया? खराज किया गया। 3 प्रकार का टैक्स की व्यवस्था थी, एक को जब्ती, दूसरे को कानकुत और तीसरे को आईने दहसाला कहा जाता था। क्या? आईने दहसाला, याद रखना, आईने दहसाला कहा जाता था, ठीक है, आईने दहसाला। जब्ती में क्या था कि भूमि के माप लिया जाता था कि कितना बड़ा का भूमि है, उसी हिसाब से टैक्स लिया जाता था। कानकुत में क्या था कि फसल का आधार पर लिया जाता था। देखो क्या है, जैसे मान के चलो कि मेरे पास 1 बीघा जमीन है, ठीक है, 1 बीघा जमीन है, तो कहीं कहीं जब्ती जहाँ व्यवस्था थी उसे बोला जाता कि एक बीघा जमीन में, है ना, मान के चलो कि क्या किया जाता कि 1 बीघा जमीन का हमको इतना टैक्स चाहिए, आप उसमें अनाज उपजाइए नहीं उपजाइए, आपका अनाज 1 क्विंटल हो या उसमें 1000 क्विंटल हो या नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। 1 बीघा जमीन का इतना हम टैक्स लेंगे, उसमें आप कुछ कीजिए, उसको बोला जाता था जब्ती। यानी जमीन मान के चलो एक तरह से जब्त कर लिया गया। अब उसमें आप किसान कोई भी फसल उपजाए उसको इतना टैक्स देना ही पड़ेगा, ये फिक्स रहता था, उसको बोला जाता क्या? जब्ती व्यवस्था। दूसरा थी कानकुत। अब कानकुत में क्या था, कई क्षेत्रों में अकबर का जो ये टोडरमल जो था, ये कई क्षेत्रों में व्यवस्था इस प्रकार का रखा था कि उस एरिया में जितना फसल होगा, जैसे मान के चलो मेरे पास अभी जैसे बोले कि 1 बीघा जमीन है, तो 1 बीघा के नाम से टैक्स नहीं लेगा। अब क्या लेगा कि 1 बीघा में कितना हम फसल उपजाते हैं उसके हिसाब से टैक्स लेना, उसको क्या कहा गया? कानकुत कहा गया, समझ रहे ना, समझ रहे किस तरह। यानी कि 1 बीघा मान के चलो कि हम 1000 क्विंटल गेहूं या धान की उपज कर लेते हैं, अब उसमें से टैक्स लेगा, यानी फसल में से टैक्स लेना क्या कहलाया? कानकुत कहलाया। और जमीन के नाप के अनुसार से टैक्स लेना क्या कहलाया? जब्ती कहलाया। तीसरा जो था आईने दहसाला, यानी कि दहसाला का मतलब यार दहसाला मतलब 10 साल। तो क्या किया जाता था कि किसी भी जमीन का 10 साल का ऑन एवरेज निकाल लिया जाता था। जैसे मान के चलो कि जैसे मैंने बोला कि 1 बीघा जो जमीन है, उस 1 बीघा जमीन में इस साल 1000 क्विंटल मान के चलो गेहूं हुआ, अगले साल 900 क्विंटल गेहूं हुआ, उसके अगले साल 800 हुआ, उसके अगले साल 1200 क्विंटल हो गया।
तो ऑन एवरेज 10 सालों का एक औसत निकाल लिया जाता था कि 10 सालों में हमारे पास इस जमीन से इतना उपज होती है, उस हिसाब से टैक्स लिया जाता था। उसको क्या कहा गया? आईने दहसाला कहा गया। समझ रहे हैं? 3 प्रकार के टैक्स की व्यवस्था थी, जब्ती और कानकूत और आईने दहसाला। समझ रहे हैं? ये इसको आप ध्यान से एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। इसको ध्यान से देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में भूमि के लिए यानी भूमि पर टैक्स 3 प्रकार का टैक्स थी। पहला टैक्स का नाम था जब्ती, दूसरे का नाम था कानकूत, तीसरे का नाम था आईने दहसाला। जब्ती क्या था? मान के चलो उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने अभी बताया, 1 बीघा, मान के चलो 1 बीघा मेरे पास जमीन है और उस जमीन के नाप के अनुसार अगर टैक्स लेना क्या कहलाता था? जब्ती कहलाता था। और उस जमीन में जितना अनाज हो रहा है उस अनाज के अनुसार टैक्स लेना क्या कहलाता था? कानकूत कहलाता था। और उस जमीन का 10 साल का एवरेज निकाल लेंगे कि 10 सालों में कितना अनाज होता है, उस अनुसार से टैक्स लेना क्या कहलाता था? आईने दहसाला कहलाता था। समझ रहे? ध्यान से समझिए कि ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ चुका है। ठीक है, पहला नंबर देखेंगे तो बीरबल। बीरबल को ये क्या बोलते हैं? इनका ओरिजिनल नाम महेश दास, याद रखिएगा। बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था? महेश दास था। ठीक है, सेकंड नंबर देखेंगे तो तानसेन। तानसेन ग्वालियर के थे, ये संगीत से जाने जाते हैं, यानी कि तानसेन का संबंध किससे था? संगीत से, याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखेंगे तो टोडरमल। टोडरमल जो थे भूमि विभाग के हेड थे, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि भूमि विशेषज्ञ या भूमि विभाग के हेड कौन था? टोडरमल था। ठीक है, 4 नंबर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे तो 4 नंबर मान सिंह। मान सिंह कौन थे? मान सिंह ये सेनापति थे, ये अकबर का सेनापति कौन थे? मान सिंह थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अबू फजल। अबू फजल जो है, अबू फजल क्या किए थे? अकबरनामा लिखे हुए थे, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबू फजल ने लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अबू फजल के बाद देखेंगे तो फैजी। अबू फजल का ही बड़े भाई थे फैजी, याद रखिएगा। फिर ना यह मतलब दोनों भाई थे, अबू फजल और फैजी दोनों भाई थे। समझ रहे ना? फैजी और अबू फजल, जैसे कि अबू फजल अकबरनामा लिखे थे, तो फैजी और अबू फजल दोनों मिलकर ही क्या किए? चलो ये क्या बोलते हैं उसको, अकबरनामा या महाभारत, इन सभी चीज़ों को इन्होंने अनुवाद वगैरह किया था। ठीक है, अगला देखेंगे तो अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे अनुवादक थे, यानी ट्रांसलेटर थे। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना को ये क्या किए थे कि बाबरनामा जो पहले तुर्की में लिखा गया था। बाबरनामा क्या है? बाबर की स्वयं की कहानी खुद से लिखा है। समझ रहे ना? तो बाबरनामा बाबर की कहानी है जिसने वो अपने स्वयं से लिखा था, वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। उसको फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। समझ रहे ना? अब्दुल रहीम खाने खाना, इन्होंने ये बाबरनामा को फारसी में लिखा। इस बात को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। अगला जो है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा जो एक कॉमेडियन थे, यानी बैंकार थे और क्या बोले अकबर के बहुत अच्छे मित्र भी थे, विश्वास पात्र मित्र थे, यानी उनको बहुत ही मानते थे, इसीलिए उनको 9 रत्नों में रखे थे। उसी तरह हकीम हुकाम भी थे, हुकुम हुकाम बावर्ची भी थे और अकबर के बहुत बड़े विश्वास पात्र भी थे। ठीक है, ये सभी जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। इसको याद रखिएगा, पहला बीरबल, दूसरा तानसेन, तीसरा टोडरमल, चौथा मान सिंह, 5वां अब्बुल फजल और उसके बाद 6ठा फैजी, 7 अब्दुल रहीम खाने खाना और 8वां मुल्ला दो प्याजा और 9वां हकीम हुकाम। इन सभी को आपको ध्यान से याद करना, ध्यान से समझ लेना। अकबर के इस टोटल ही टॉपिक में किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत लगा हो, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन लगा हो तो जरूर पूछना है। और मान के चलो बहुत सारी चीज़ें मैं शॉर्टकट में जल्दी बताता हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों को समझाया जा सके। लेकिन एग्ज़ाम मेरा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ बार बार कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो एग्ज़ाम व्यू से ज़्यादा रिलेटेड रहती है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ें है ना गलत लगती है तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये चीज़ गलत मैं रॉन्ग बताया हूँ, या कोई चीज़ें अधूरी लगती है कि जैसे कि मान के चलो कि मैं युद्ध को बड़ी विस्तार से ज़्यादातर मैं नहीं बताता हूँ, तो उसको इतना इग्नोर करके चलना चाहिए। क्योंकि जाहिर से बात है यार, युद्ध के अंदर की कहानी थोड़े पूछेगा एग्जाम में। युद्ध कब हुआ, किसके साथ हुआ, किस डेट में हुआ, ये सारी चीज़ें पूछती है, जो चीज़ें मैं यहाँ बता चुका हूँ। अगर कोई चीज़ें छूट गई, जैसे कि एक ही चीज़ें मुझे ध्यान से आ रही है कि हल्दी घाटी का युद्ध छूट गया, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई हो रही है। इसको आप याद रखिए, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई होती है। उस हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप भी जीतने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में मतलब युद्ध अंतिम चरम आते आते ही मुगल जो शासक थे, यानी मुगल जो सेना थे, वो महाराणा प्रताप पे हावी होने लगते हैं। बाद में जैसे कि बहुत सारी किताबों में लिखा गया है कि महाराणा प्रताप वहाँ से बच के भाग गए और जंगलों में जाके छुप गए। ठीक है, और बहुत सारी किताबों में लिखा है कि महाराणा प्रताप हारे नहीं, जबरदस्ती ऐसे इतिहास में लिखा गया है कि उनको हराया गया। पता नहीं, जो भी कहानी हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह की कहानी मिलते हैं। लेकिन याद रखिए कि 1576 ईस्वी में लड़ाई कौन सी होती है? 1576 में लड़ाई रही, हल्दी घाटी की लड़ाई एकदम फेमस है। 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 1556 ईस्वी में ये क्या बोलते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध,
हेमू और बैरम का, यानी हेमू और अकबर के बीच लड़ाई होता है। इन सभी लड़ाई को आपको एकदम दिमाग में नोट कर लेना है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। चाहे सरहिंद का युद्ध हो 1555 ईस्वी में, मच्छीवाड़ा का युद्ध हो 1555 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दीनपना लाइब्रेरी से गिरकर। ये डेट जो है ना, इसको याद रखना, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना करता है अकबर, 1562 ईस्वी में अकबर की शादी होती है। ये सब डेट को आपको याद रखना है, ठीक है, एकदम दिमाग में कंठस्थ करके लोड कर लेना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अगर किसी भी तरह की कम लग रही है, किसी भी तरह का दिक्कत लग रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। फिर दूसरे किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।